वीडियो में हम लोगों ने रैयतवाड़ी सिस्टम के मेरिट्स देखे थे जो कि ब्रिटिश अंग्रेजों को मिलना था। अब हम देखेंगे उसके डीमेरिट्स जो कि भारतीय रूलर्स के लिए था, ये सारे डीमेरिट्स। ठीक है, पहली डीमेरिट क्या थी? लॉस ऑफ मिलिट्री एंड मिलिट्री कंट्रोल। उसकी शर्त यही थी कि जो सहायक संधि स्वीकार करेगा वो अपनी सेना निरस्त कर देगा, उसको डिसमेंटल कर देगा। ठीक है, और उसके पास अंग्रेजी सेना रख दी जाएगी, लेकिन अंग्रेजी सेना में भी राजा को कोई कंट्रोल नहीं होगा। अब सेना को समाप्त करने से जो वहां के राजा थे उसके क्या नुकसान थे? पहला, राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस लॉस्ट। आत्मरक्षा का अधिकार जो राजा का था वो खत्म हो गया, क्योंकि अब राजा की आदेश तो ब्रिटेन सेना मानती नहीं है, वो तो एक ब्रिटिश कमांडर के अंडर में है। लेकिन अगर राजा की खुद की सेना होती तो वो जब चाहे तो उसको आदेश दे सकता था। ठीक है, तो अगर राजा को ऐसा कहीं से सूचना भी मिली है कि मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए, मेरे प्राण खतरे में है, तो वो ब्रिटिश कमांडर को बताएगा। फिर ब्रिटिश कमांडर अपने गवर्नर जनरल को संदेश भेजेगा, और जब गवर्नर जनरल को लगेगा कि नहीं भाई उस राजा की मदद देनी चाहिए, तब दिया जाएगा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा, लॉस ऑफ हेरिडिटरी लिवलीहुड। पहले अगर राजा की सेना होती थी तो उसमें परंपरागत रूप से वहां के जो लोकल व्यक्ति थे वो सेना के रूप में काम करते थे, जो परंपरागत रूप से होता था, हेरिडिटरी था। बाप मर गया तो उसका बेटा सेना बन जाएगा। ठीक है, तो अब जब सेना ही खत्म कर दी गई तो बहुत सारे जो परंपरागत लिवलीहुड लोगों को मिलता था, रोजगार मिलता था, वो खत्म हो गया। अब जब वे लोग बेरोजगार हुए तो उन्होंने एक लुटेरे लोगों का एक समूह हुआ करता था, उसको बोलते थे पिंडारी। ये महाराष्ट्र के इलाके में पाए जाते थे उस समय। ठीक है, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ये पाए जाते थे पिंडारीज। ये लुटेरे हुआ करते थे, एक प्रकार से डकैत हुआ करते थे। ठीक है, इनके पास अस्त्र शस्त्र होते थे और ये लोगों को लूट लेते थे। तो ये सारे बेरोजगार लोग कहां चले गए? पिंडारीज को ज्वाइन कर लिया। जैसे आजकल के पढ़े लिखे लोगों को जब सरकार से न्याय नहीं मिलता तो नक्सलवादी बन जाते हैं, तो ऐसे ही यहाँ के जो सेना के लोग थे जब बेरोजगार हो गए तो वो पिंडारी बन गए। ठीक है। लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेनिटी। दूसरा नुकसान ये हुआ राजा को कि उसकी जो पूर्ण रूपेण से स्वतंत्रता थी और उसकी जो संप्रभुता थी वो खत्म हो गई। ठीक है, कैसे खत्म हो गई? उसको फॉरेन पॉलिसी बनाने का अधिकार नहीं था, उसको डिप्लोमेटिक रिलेशन, यहां तक कि अपने भारत के दूसरे राजा के साथ कोई संबंध रखने का अधिकार नहीं था। वो किसके साथ व्यापारिक संबंध बनाए, किसके साथ राजनीतिक संबंध बनाए, कोई अधिकार उसके अंदर नहीं था। ब्रिटिश रेजिडेंट, राजा के पास 24 घंटों एक अधिकारी रहता था, ब्रिटिश रेजिडेंट। वो राजा को देखता रहता था, किससे मिलता, किससे जुड़ता, उसकी जासूसी करता। ठीक है, तो राजा अपनी मर्जी से बेचारा कुछ नहीं कर पाता था। इंप्लॉइंग फॉरेन एक्सपर्ट। पहले जब राजा सहायक संधि में दस्तखत नहीं किए थे तो वो फ्रांसीसियों को, अंग्रेज को, डच को, नीदरलैंड को, कहीं के भी आदमी को अपने यहाँ तोपखाने का मुखिया बना सकता था, सेना का मुखिया बना सकता था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए उसको नियुक्त कर सकता था। अब बेचारे के ऊपर यह पाबंदी लग गई कि हमसे पूछे बिना किसी को नहीं रखोगे, और हमसे पूछने का मतलब है ना, अर्थात हमसे पूछने नहीं। ठीक है, अगली बात यह है कि इनकी टेरिटरी लॉस हो गई। सहायक संधि के बदले कुछ ना कुछ भूमि लेनी पड़ती थी ना उनको, तो ये टेरिटरी का लॉस। अगला पॉइंट, लॉस ऑफ टेरिटरी तो गई, साथ में रेवेन्यू भी चला गया। अगर तुम्हारी अपनी राज होती तो उस पूरे क्षेत्र से आप अपना रेवेन्यू कलेक्ट करते। चौथी जो घाटा हुआ हमारे यहाँ के लोगों को, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, पैट्रियोटिज्म, रिस्पांसिबिलिटी एंड कैपेसिटी एक्सेट्रा, सब कुछ चला गया उनका, आत्मसम्मान चला गया, रिस्पेक्ट। पहले अंग्रेज लोग भी सर नवा के आते थे राजा के पास, भले राजा कमजोर हो, लेकिन अब तो मालूम है कि हमारे हाथ की कठपुतली है, ये हमें नमस्कार करेगा दिन में 4 बार, हम क्यों नमस्कार करें? तो सारा उसका जो रिस्पेक्ट है वो खत्म हो गया, आत्मसम्मान खत्म हो गया। पैट्रियोटिज्म, राष्ट्रभक्ति, अब जब राष्ट्र ही नहीं है तो राष्ट्र की काय भक्ति। रिस्पांसिबिलिटी, कोई उत्तरदायित्व नहीं रह गया राजा के पास, और उसकी जो क्षमता, सब कुछ खत्म हो गया। ठीक है, द सब्जेक्ट्स लॉस्ट राइट टू डिथ्रोन। पहले क्या होता था? अगर जनता को लगता है कि कोई अयोग्य राजा बैठा है, कोई अत्याचारी राजा बैठा है, तो जनता विद्रोह करके अपने राजा को पद से हटा सकती थी। अब राजा वहां पर जो बैठा है उसके पीछे अंग्रेजी सेना खड़ी हुई है, तो जनता को विद्रोह करके अपने हिसाब से एक अच्छा राजा बिठाने का जो हक था, अधिकार था, वो खत्म हो गया। अब जनता भी दुख भोगने के लिए विवश थी। ठीक है, माइजरीज टू द स्टेट एंड सब्जेक्ट। अब वहां की जो पूरी प्रजा थी और वहां का पूरा राज्य था, अब वो दुखों के पहाड़ में डूब गया, क्योंकि अंग्रेज उनके सुनने वाले हैं नहीं, राजा उनके नियंत्रण में है नहीं, राजा को पद से हटा नहीं सकते, जितना टैक्स चाहे बढ़ा दें, जिस प्रकार का शासन प्रशासन लगे वैसा कर दें। तो जनता भी दुखी हो गई और पूरा राज्य भी एक प्रकार से दुखों के सागर में डूब गया। ये इस प्रकार की ऐसी व्यवस्था थी। ठीक है, अब ये सारी प्रकार से
जो वहां के देसी राजा थे उनको नुकसानदायक था, ठीक है। एक वहां के ब्रिटिश अधिकारी थे थॉमस मुनरो, उन्होंने सहायक संधि से भारतीय राजाओं को क्या क्या नुकसान हुआ, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया है। A state purchased security by the sacrifice of independence, national character and of whatever renders a people respectable। जिन राजाओं ने सहायक संधि स्वीकार की, बेचारे को उनको क्या मालूम था, वो तो अपनी सुरक्षा एक प्रकार से ले रहे थे अंग्रेजों से। उसी पर थॉमस मुनरो ने कमेंट किया है कि उन्होंने अपनी सुरक्षा के नाम पर अपनी राष्ट्रीय आजादी, अपना राष्ट्रीय चरित्र और वो कोई भी चीज जिससे व्यक्ति को रिस्पेक्ट मिल सकता है, वो सब कुछ उन्होंने गिरवी रख दिया केवल और केवल सुरक्षा के नाम पर। अल्टीमेटली हुआ ये कि ये जो हमें सहायता देने आए थे, हमारी रक्षा करने आए थे, यही उन राजाओं के लिए सबसे बड़े डर का कारण बन करके रह गए और एक समय ऐसा आया जब उनका राज्य ही छिन गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें यहां ध्यान रखना है कि जो सेना रखी जाती थी राजाओं के पास, उस सेना का मेंटेनेंस कौन देगा, वो राजा देगा। लेकिन अंग्रेज लोग उसका मेंटेनेंस अंग्रेज लोग तय करेंगे, राजा तय नहीं करेगा। अब शुरू में तो मेंटेनेंस कम रखा, राजाओं को लगा अच्छा इससे ज्यादा खर्चा तुम अपनी सेना पे करते थे, ठीक है अपनी सेना खत्म कर दो और इनकी सेना को पैसा दे दो। अब ये क्या करेंगे, हमारे पैसे की बचत हो जाएगी और हमारी रक्षा भी हो जाएगी। धीरे धीरे अंग्रेजों ने उस सेना के मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ाना शुरू कर दिया और एक समय इतना ज्यादा बढ़ा दिया और उसका कोई तर्क नहीं था, ठीक है। राजा साहब पूछते थे भैया इतना क्यों बढ़ा दिए, बोले भैया इससे कम में होगा ही नहीं, तुम्हें लगे तो सेना रखो, ना लगे तो ना रखो। अब राजा ने अपनी सेना तो बर्बाद कर दी, अब उसकी मजबूरी है, तो इतना ज्यादा बढ़ा देते थे मेंटेनेंस कॉस्ट कि अल्टीमेटली राजा को अपनी टेरिटरी देनी पड़ती थी। एक समय ऐसा आता था जब राजा के पास कुछ टेरिटरी ही नहीं बचती थी और आखिर में कंटाप में राजा को मार के उसका राज्य छीन लिया जाता था, ठीक है। तो ये बिल्कुल मुझे सहायक संधि और प्रेम में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। प्रेम में भी व्यक्ति के साथ सब कुछ यही होता है, एक दिन आखिरी में हमसे सब कुछ छीन लिया जाता है और फिर व्यक्ति दर्द भरे गाने सुनते और एक बोतल दबाए हुए देवदास बना हुआ मिलता है, ठीक है। तो वैसा ही देवदास बना दिया इस सहायक संधि की नीति में। शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन एक दूरदृष्टिता का अभाव था हमारे भारतीय राजाओं में कि वो उनकी चाल को अंग्रेजों को समझ नहीं पाए और अपनी आजादी गवा बैठी अपनी सुरक्षा के नाम पर। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने अपना राज्य भी गवा दिया अंग्रेजों के लिए। तो ये सहायक संधि, ठीक है, एक बहुत ही कुटिल कूटनीति ये जो अंग्रेजों ने लाई थी, ठीक है। अब एवोल्यूशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी, ये जो सहायक संधि की नीति है ये कैसे इवॉल्व हुई, तो सबसे पहले इसका जो प्रथम बार उपयोग है और ये नाम भी सहायक संधि दिया था फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले। और फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्ले के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये क्या करते थे, ये भारतीय राजाओं को अपनी सेना किराए पे दे देते थे, उतनी देर के लिए जितनी देर आपको युद्ध लड़ना है, हमारी सेना ले लो, बदले में हमको किराया दे देना। ऐसी ही नीति रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में अवध के लिए उपयोग में लाई थी। अवध को अपनी सेना दिया था कि भैया ये हमारी सेना ले लो, हमको बदले में पैसा दे दो और बाकी जिससे लड़ना है उससे लड़ो, ठीक। तो अंग्रेजों के द्वारा उसका पहला प्रयोग रॉबर्ट क्लाइव ने किया, ठीक। ओवरऑल भारत में इसका प्रयोग करने वाले अंग्रेज दूसरे व्यक्ति थे, ठीक है। अब अंग्रेजों में दूसरा प्रयोग उसका किया वारेन हेस्टिंग्स ने बनारस के मामले में, ठीक है। बनारस को अपनी सेना दी थी और बाद में उसका पूरा राज्य हड़प लेता है वारेन हेस्टिंग्स। और उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी इस नीति का प्रयोग किया है। लेकिन सहायक संधि को एक डॉक्ट्राइन और एक पॉलिसी का रूप देने के लिए, उसको एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनाने का जो श्रेय जाता है वो लॉर्ड वेलेस्ली को जाता है, ठीक है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको एक डॉक्ट्राइन बनाया। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, अच्छा इसके पहले तक क्या होता था, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये अंग्रेज लोग क्या करते थे, अपनी सेना भारतीय राजाओं को देते थे और उसके बदले एक फिक्स अमाउंट पैसा ले लेते थे। सेना अंग्रेजों के पास ही रहती थी, सेना अंग्रेजों की ही होती थी, ठीक। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, सेना है तो अंग्रेजों की, लेकिन रहेगी कहां, राजा के पास नहीं, ठीक है। और बदले में पैसा नहीं, टेरिटरी चाहिए। पैसा किससे चाहिए, जो छोटे छोटे राजा थे। और अल्टीमेटली उन राजाओं के ऊपर भी इतना ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ा दिया जाता था कि बेचारे को भी अपनी टेरिटरी देने पर मजबूर हो जाते, ठीक है। तो ये एक एवोल्यूशन है। तो एक सब्सिडरी अलायंस को एक डॉक्ट्राइन, एक पॉलिसी, एक परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट बनाने का श्रेय लॉर्ड वेलेस्ली को जाता है। लेकिन पहली बार इसका प्रयोग जो है फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले ने किया और अंग्रेजों में भी लॉर्ड वेलेस्ली उसका प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव था पहला व्यक्ति। लेकिन एक सिद्धांत के रूप में इसका प्रयोग जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने किया।
कंक्लूजन, अब सहायक संधि से निष्कर्ष हम क्या निकालेंगे? तो निष्कर्ष यही निकालेंगे कि भारतीय राजाओं में दूरदर्शिता का अभाव था, वो समझ नहीं पाए कि ये सहायक संधि क्या है, लेकिन उसका रियल मोटिव अंग्रेज जानते थे कि वास्तव में हम यहाँ भारतीय राजाओं की मदद करने, शासन करने, प्रशासन करने नहीं आए हैं, हमारा अल्टीमेट गोल अपने साम्राज्य को फैलाना और अपने कंपनी की लाभदायकता को बढ़ाना है। हमेशा आप याद रखिए, अंग्रेज जो कुछ भी करेंगे भारत में, उनके दो उद्देश्य हमेशा दिमाग में रहेंगे। पहला, टेरिटरी का फैलना, हम ऐसा कोई काम करेंगे ही नहीं जिससे टेरिटरी न फैलती हो, और हम ऐसा हर एक काम करेंगे जिससे ब्रिटिश टेरिटरी, ब्रिटिश एक्सपेंशन भारत में हो रहा हो, पहला। दूसरा, कंपनी की लाभदायकता, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे कंपनी की लाभदायकता न बढ़े, और ऐसा हम हर काम करेंगे जिससे कंपनी की लाभदायकता बढ़े। और इन दोनों उद्देश्यों के लिए साम दाम दंड भेद युद्ध शांति समझौता जो लगेगा हम सब करेंगे। तो अंग्रेज भारत में जो कुछ भी किया है, अगर थूका भी है एक बार, तो समझ लीजिए इन्हीं दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ठीक है। तो वो हमारा कोई सुधार करने, हमारे राजाओं को शिक्षित करने, कुछ परम अच्छा उद्देश्य लेकर के वो नहीं आए थे। तो निष्कर्ष यही है सहायक संधि का कि भारतीय राजाओं में दूरदर्शिता का अभाव था, अंग्रेज बड़े कुटिल थे, चालबाज थे, और उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से, जो शुरू में दिखने में भारतीय राजाओं के हित में दिखाई दे रहा था, लेकिन अल्टीमेटली वो अंग्रेजों के हित में हुआ, और अल्टीमेटली भारतीय रियासतों ने, भारतीय राजाओं ने अपनी पूरी संप्रभुता और अपनी पूरी स्वतंत्रता अंग्रेजों के हाथ में गिरवी रख दी। और इस सिद्धांत के माध्यम से अंग्रेज भारत में एकदम से ताकतवर बन पाए, और इस ताकतवर बनने के कारण उन्होंने फ्रांस जैसी एक बहुत बड़ा जो चैलेंज नेपोलियन के रूप में आने वाला था, उसको काउंटर करने में वे सक्सेसफुल रहे। ये निष्कर्ष के रूप में आप लिखिएगा, जगह ज्यादा लगता मैंने बता दिया, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में एक दो बातें और छूट गई थी, हम उसको समझते हैं। ही मेड संडे द ऑफिशियल वीकली हॉलिडे। आज जो हम लोग वीकली हॉलिडे मनाते हैं संडे, ठीक है, इसके पहले अकबर ने किया था, लेकिन वो फिर कुछ दिन रहा, फिर वो नहीं रह पाया। तो ऑफिशियली भारत में जो संडे की हॉलिडे मनाते हैं उसको वेलेस्ली साहब को ये क्रेडिट जाता है। दूसरी बात यह है कि द सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, प्रेस पर नियंत्रण या रोक लगाने वाला कानून 1799 में वेलेस्ली के समय में ही भारत में बना था। अब ये कानून क्यों लाया गया था? हम जानते हैं कि भारत में पहला समाचार 1780 में आ गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा, बंगाल गजट के नाम से। उसके बाद कई अखबार भारत में आए, ठीक है, बॉम्बे हेराल्ड आया, क्रॉनिकल आया, ऐसे कई अखबार भारत में आने शुरू हो गए। तो 1799 तक कई प्रकार के अखबार भारत में आने लगे थे। इन अखबारों को चलाने वाले कुछ भारतीय लोग थे, कुछ फ्रांसीसी लोग थे, कुछ अंग्रेजी लोग थे, ठीक है। अब चूंकि यहां पर जो कुशासन और जो अत्याचार ब्रिटिश सरकार कर रही थी भारत में, उसको कई बार फ्रांसीसी लोग अपने अखबारों में लिख देते थे, ठीक है, जिससे दुनिया भर में अंग्रेजों की बदनामी होती थी। इस बदनामी को रोकने के लिए अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी अखबारों पर अंकुश लगाने के लिए कानून लाया था। तो कानून का उद्देश्य क्या था? टू स्टॉप द फ्रेंच फ्रॉम पब्लिशिंग एनीथिंग व्हिच कुड हार्म ब्रिटेन, यानी जो ब्रिटिश सरकार को नुकसान पहुंचा सके ऐसा कुछ भी छापा नहीं जाएगा फ्रांसीसियों के द्वारा अखबार में। इट ब्रॉट ऑल द न्यूज़पेपर्स, लेकिन ऐसा उन्होंने केवल फ्रांसीसियों के लिए नहीं किया। उन्होंने कहा जितने भी अखबार भारत में छप रहे हैं उसका कच्चा आइटम पहले हमको लाके दिखाया जाएगा, हमारे सरकारों को लाकर के दिखाई जाएगी, वो उनकी स्क्रूटनी करेंगे। समाचार जो छपने वाला उनको पढ़ेंगे, देखेंगे कि ये ब्रिटिश सरकार के लिए नुकसानदायक नहीं है तो बोलेंगे ठीक है इसको छाप दो, और ऐसा कुछ लगा तो बोलेंगे इसको हटा दो, ठीक है। तो ये था, इट ब्रॉट ऑल द न्यूज़पेपर्स अंडर द गवर्नमेंट स्क्रूटनी बिफोर देयर पब्लिकेशन। उनके छपने से पहले कंटेंट आपको दिखाना पड़ेगा। अगले गवर्नर जनरल में हम आते हैं सर जॉन बार्लो, 1805 से 1807 तक, ठीक है। इसने लॉर्ड वेलेस्ली के पहले जॉन सोर ने जो एक पॉलिसी लाई थी हस्तक्षेप की नीति, पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन, उसको फिर से चालू किया। बोले अब हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ठीक है, पर बोलने बस का था, हस्तक्षेप तो करना इनका काम ही है। सैद्धांतिक रूप से इन्होंने बोल दिया हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि अति हो चुकी थी सहायक संधि के रूप में। तो अंग्रेजों को डर लग रहा था कि कहीं कुछ उटपटांग ना हो जाए, तो उन्होंने फिर ठंडा पानी डालने के लिए कहा हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसी समय बेल्लोर म्यूटिनी, ठीक है, बेल्लोर में एक सैनिकों ने विद्रोह किया था 10 जून 1806। कारण यह था कि बेल्लोर मद्रास में है, मद्रास तमिलनाडु में, वहां पर एक जगह बेल्लोर, वहां अंग्रेजों ने सेना रखी थी। उनका एक सेनापति था अंग्रेज, उस सेनापति ने एक कानून बना दिया था। क्या कानून बनाया था कि आज के बाद अंग्रेजों की सेना में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपना धार्मिक चिन्ह धारण नहीं करेगा। अभी इसके पहले तक क्या था, पंडित जी तिलक लगाए थे, कोई कड़ा पहना था, कोई हाथ में धागा बांधा हुआ था, कोई टोपी लगाता था, कोई मूंछ रखता था। तो ऐसे अपने अपने धार्मिक चिन्हों को धारण करने की स्वतंत्रता थी। अब उसने कहा चूंकि ब्रिटिश सेना में यूनिफॉर्म चलती है, डिसिप्लिन चलता है,
तो सब एक जैसे दिखने चाहिए, इसलिए कहा कि कोई अब तिलक, दाढ़ी, मूंछ, पगड़ी ये सब नहीं चलेगा। लोगों को लगा ये हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप है, इसलिए सैनिकों ने विद्रोह कर दिया कि हम आपके इस नियम को नहीं मानेंगे। हालांकि विद्रोह असफल रहा और उस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया था। तो बैंगलोर म्यूटिनी 10 जून 1806 किसके समय में हुआ? सर जॉन बार्लो के समय में। अगले व्यक्ति आते हैं लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, बंगाल के गवर्नर जनरल, 1807 से 1813 तक। ठीक है, ये एक स्कॉटिश डिप्लोमेट थे, माने स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, दूसरा साइन अ पीस ट्रीटी विद महाराजा रंजीत सिंह, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में महाराजा रंजीत सिंह के साथ में ट्रीटी किया गया था, जिसमें सतलज रिवर को बाउंड्री बना ली गई थी, पहले समझ चुके हैं। टुक हेल्प फ्रॉम ईरान एंड अफगानिस्तान टू काउंटर नेपोलियन। अभी भी नेपोलियन का थोड़ा मोड़ा खतरा था, तो आखिर नेपोलियन आएगा तो लैंड रूट से आएगा, तो लैंड रूट से जब आएगा तो ईरान अफगानिस्तान रास्ते में पड़ेंगे। तो ईरान का राजा वहां उसको शाह बोलते थे और अफगानिस्तान के राजा को आमिर बोलते थे। तो उन दोनों के राजाओं के साथ संधि की इसने कि अगर नेपोलियन आए तो आप उसकी मदद मत करना, उसको आने मत देना। ठीक है, ही टुक ओवर मॉरिशस फ्रॉम फ्रेंच कंट्रोल। इसके पहले मॉरिशस पर फ्रांसीसियों का कब्जा था, तो फ्रांसीसियों से उसने छीन लिया मॉरिशस, और मॉरिशस आ गया सीधे अंग्रेजों के हाथ में। चार्टर एक्ट 1813, इसी के समय में फिर 20 साल 1813 में हो रहे थे कंपनी के, 1793 के बाद। ठीक है, तो चार्टर एक्ट आया 1813, और ये चार्टर एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा है इसलिए यहां पर मैंने। अब हम अगले गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 तक। टाइम ऑफ इंटरवेंशन एंड वॉर, 1813 से 23 तक इसका जो कार्यकाल है भारत में, उसको कहा जाता है इंटरवेंशन एंड वॉर का पीरियड, माने हस्तक्षेप एवं युद्ध का कार्यकाल 1813 से 23। एबॉलिश्ड सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799, 1799 का जो एक्ट बनाया गया था वेलेस्ली के समय में सेंसरशिप करने के लिए, उसको इसने हटा दिया। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1816 से 18 तक हुआ, इसी के समय में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी बनाया गया 1818 में। तो अंग्रेजों की 3 प्रेसिडेंसियां थी, पहली प्रेसिडेंसी कलकत्ता प्रेसिडेंसी, दूसरी मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरी बंबई प्रेसिडेंसी। तो बंबई प्रेसिडेंसी 1818 में बना, मद्रास प्रेसिडेंसी 1808 में बना, और इसके पहले 1793 के बाद 1793-94 के आसपास कलकत्ता प्रेसिडेंसी बना। ठीक है, तो डेट भले ना हो लेकिन क्रोनोलॉजी याद रखनी है कि पहली जो प्रेसिडेंसी बनी थी कलकत्ता, दूसरा मद्रास, तीसरा बॉम्बे। ठीक, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में बनी थी। अगली बार हम देखते हैं एंग्लो नेपालीज वॉर, या इसी को बोलते हैं गुरखा वॉर, 1814 से 1816 तक हुआ, यानी अंग्रेज और नेपालियों के बीच में युद्ध हुआ। इसमें नेपाली लोग हार गए और अल्टीमेटली नेपाल को एक संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ा। उस संधि का नाम है ट्रीटी ऑफ सागौली, और इसी संधि के अंतर्गत सिक्किम और उत्तराखंड के कुमाऊं गढ़वाल का क्षेत्र जो नेपाल का था पहले, वो इन्होंने ब्रिटेन को दे दिया और आज वो भारत का अंग है। ठीक है, सप्रेस्ड पिंडारीज, अब ये पिंडारी जो हमने इसके पहले पढ़ा, एक लुटेरे थे, उनका इन्होंने दमन कर दिया। पिंडारी अंग्रेजों को भी बड़े लूटते भूखते थे और अंग्रेज बड़े परेशान थे पिंडारियों से, तो अल्टीमेटली लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों को समाप्त कर दिया। रैयतवाड़ी सिस्टम बिगिन टू इंप्लीमेंट इन बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। लैंड रेवेन्यू का एक सिस्टम, इसके पहले कार्नवालिस लेके आए थे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, उसी से मिलता जुलता एक नया सिस्टम लेके आए रैयतवाड़ी सिस्टम, और इसका शुरुआत बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में किया गया था। तो ये सिस्टम क्या था, हम इसको आगे के वीडियो में डिटेल से समझेंगे। टेनेंसी एक्ट, काश्तकारी अधिनियम 1822 में आ गया था। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो उसके समय में हुआ। इंडियाज फर्स्ट वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, भारत का पहला देसी अखबार, भारत का ओवरऑल पहला अखबार था बंगाल गजट, लेकिन वो अंग्रेजी में नहीं था, वो अंग्रेजी में था, सॉरी, भारत के, ना तो उसको भारतीय व्यक्ति ने चालू किया था और ना ही जो है वो अंग्रेजी मतलब भारतीय भाषाओं में छपता था, लेकिन भारतीय भाषा में और भारतीय के द्वारा पहला अखबार आया, उसका नाम था समाचार दर्पण। ये बंगाली भाषा में छपता था, सप्ताह में एक बार यानी वीकली था, और 1818 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ। कलकत्ता में एक बापिस्ट मिशनरी जो है वो काम करती थी, उसके द्वारा इसको पब्लिश किया गया था। इसी के समय में राजा राम मोहन राय, RRMR जो लिखा है, उसने भी अपना न्यूज़पेपर चालू किया था, उसका नाम था संवाद कौमुदी 1821 में। ठीक है, तो ये प्रथम भारतीय है जिन्होंने अखबार अपना सही ढंग से चालू किया, इसलिए इनको भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। हालांकि भारतीय पत्रकारिता का जनक हरिश्चंद्र को भी कहा जाता है, ठीक है, लेकिन इनको भी वन ऑफ दी फाउंडिंग फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म कहा जाता है। इसी अखबार में उन्होंने पहली बार सती सिस्टम का, सती प्रथा का विरोध किया था। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में ही, लॉर्ड हेस्टिंग्स और राजा राम मोहन राय ने के प्रयासों से ही
हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी कलकत्ता में 1817 में, और इस कॉलेज में पश्चिमी साहित्य और विज्ञान प्रौद्योगिकी इत्यादि यानी मॉडर्न साइंस और मॉडर्न लिटरेचर पढ़ाया जाता था। ठीक है, तो यहां तक हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल से 1818 का एक्ट, रैयतवाड़ी सिस्टम और टेनेंसी एक्ट, ये तीन चीजों को हम डिटेल से समझेंगे। धन्यवाद।